दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा और उपद्रव के खिलाफ एक रैली निकाली। उन लोगों ने किसान आंदोलन को खत्म करने की मांग की और सैकड़ों की संख्या में पोस्टर और झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए नारेबाजी भी की। लोगों ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ा। सारे बंद हैं, काम धंधे बंद हो चुके हैं। किसान आंदोलन के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में हरियाणा के कई गांव के लोग भी शामिल रहे। किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सियासी ड्रामा शुरू हो गया, क्योंकि वहां कई विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचने लगे। एक दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत मीडिया के सामने फपक कर रो गए थे, जिसके बाद वहां विपक्षी नेताओं का जमघट लगना शुरू हो गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो वहां ये देखने पहुंचे कि आंदोलन कर रहे लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं, क्योंकि एक दिन पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की सप्लाई बंद करवा दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से वहां पीने के पानी का इंतजाम किया गया और मनीष सिसोदिया ने खुद उसका जायजा लिया। गाजीपुर बॉर्डर में देखने आया था कि दिल्ली सरकार की ओर से जो किसानों के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है, वो ठीक चल रही है क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। गहमा गहमी के बीच आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी वहां पहुंच गए। वो राकेश टिकैत के साथ बैठे और उनके आंदोलन का समर्थन किया। अगर आंदोलन छेड़ना तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर करा सके। जिसके बाद बीजेपी उन पार्टियों पर बरस पड़ी जो उन लोगों का साथ दे रही हैं जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर तांडव किया था। जो दिल्ली के पुलिस वालों को मार रहे हैं, दिल्ली के रास्ते बंद कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ खड़े हो। एक दिन पहले गाजियाबाद प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को आधी रात तक धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद ऐसा लगा कि वो वहां से हट जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने माहौल को एकदम बदल दिया और अगले दिन वहां सियासी नाटक होने लगा। लेकिन दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई। एक दिन पहले ही गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से भावुक अपील की थी, जिसके बाद ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इस महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके अगले ही दिन मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से भी किसान ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों के जरिए वहां पहुंचे और नरेश टिकैत की अगुवाई में शक्ति प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वहां पर किसान पंचायत हो रही है। यहाँ पर चौधरी नरेश टिकैत पहुंच गए हैं, उनके साथ तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर आए हैं। इस दौरान मंच से कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन को तेज करने की अपील की गई, जिसका वहां मौजूद किसानों ने भी हाथ उठाकर समर्थन किया। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन इस महापंचायत को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहा। प्रयास ये किया जाए कि किसानों की संख्या कम रखी जाए और ताकि भीड़ ज्यादा होने से असामाजिक तत्वों के घुसने का डर रहता है। कृषि सुधार कानूनों का विरोध करते हुए महापंचायत में आए किसानों ने फिर से गाजीपुर बॉर्डर जाने का ऐलान कर दिया। सौभाग्य की बात है कि किसी भी आंदोलन में जब मुद्दों पर भावनाएं हावी होती हैं तो हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। यूपी और दिल्ली के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी अब किसान आंदोलन भावनाओं के सैलाब में बहता नजर आ रहा है। एक दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत धरना खत्म करने का संकेत दे रहे थे, लेकिन अपने भाई राकेश टिकैत के आंसू देखकर उन्होंने भी तेवर तीखे कर दिए। नरेश टिकैत जाट समुदाय की सबसे बड़ी पंचायत बाल्यान खाप के मुखिया भी हैं, इसलिए किसान आंदोलन के साथ साथ अब जाट समुदाय ने इस आंदोलन को अपने सम्मान का सवाल भी बना लिया। ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि कहीं किसान आंदोलन के नाम पर शक्ति प्रदर्शन का नया दौर न शुरू हो जाए। ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी को एक ऐसे शख्स का पता चला जो डार्क वेब की मदद से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई करता है। न्यूज़ 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि ड्रग्स केस में एनसीबी को जिस शख्स के बारे में पता चला वो नवी मुंबई का रहने वाला है और गिरफ्तारी के डर से वो दुबई में छिपकर बैठा। बताया गया कि नवी मुंबई इलाके में इस आरोपी की कई करोड़ की प्रॉपर्टी है। एक दिन पहले एनसीबी ने अरबाज शेख और सूरज सिंह नाम के दो लोगों को ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में डार्क वेब के जरिए ड्रग्स की सप्लाई का पता चला। इस बीच एनसीबी ने दाऊद के करीबी आरिफ भुजवाला पर भी शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी। एनसीबी उसके कुछ बैंक अकाउंट सीज कर चुकी है, जबकि उसकी प्रॉपर्टी को भी सीज करने की तैयारी चल रही है। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका देते हुए राजीव बनर्जी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद इन खबरों ने जोर पकड़ लिया कि राजीव बनर्जी अमित शाह के दौरे पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
क्योंकि उनके बंगाल आने से एक दिन पहले राजीव बनर्जी ने टीएमसी से अपने सारे नाते तोड़ दिए। वो सुबह सुबह विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि टीएमसी का एक और नेता उससे अलग होने जा रहा है। हालांकि राजीव बनर्जी ने इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की और सीधा विधानसभा अध्यक्ष से मिलने चले गए। यही नहीं, बाहर आने के बाद भी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात पर सस्पेंस बनाए रखा। Because I have to take my decision today. So if I take any decision, मैंने कुछ अगर सिद्धांत लेते हैं, that I will inform you tomorrow. इस बारे में न राजीव बनर्जी ने अपने पत्ते खोले और न ही बीजेपी ने, लेकिन पार्टी नेताओं ने इशारों में इस बात के संकेत दे दिए कि अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी को कई झटके लगने वाले हैं। राजीव बनर्जी हो या और भी कोई नेता हो, वो आएंगे, उनका स्वागत है। वहीं पार्टी में टूट की खबरों के बीच टीएमसी ने यह जताने की पूरी कोशिश की कि इसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आना जाना लगा रहेगा, कोई इक जाएगा इक आएगा, करेगा जो भी भलाई का काम उसका ही नाम रह जाएगा। कुछ दिन पहले ही राजीव बनर्जी ने नम आंखों के साथ ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और अब उन्होंने टीएमसी छोड़ दी है, जिसे अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरें हैं कि राजीव बनर्जी रविवार को हावड़ा में होने वाली अमित शाह की रैली में मौजूद रहेंगे और इसी दौरान वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े नेताओं के भी बीजेपी का दामन थामने की खबरें हैं, जिनमें टीएमसी के युवा नेता अनुपम घोष और हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती के नाम शामिल हैं। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल दौरे पर हैं और कई रोड शो और रैलियां करेंगे। खबर है कि इसी दौरान टीएमसी के करीब 12 नेता बीजेपी में शामिल होंगे। 100 बात की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में पिछले 1 साल में टीएमसी के जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, वो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे। चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, शोभन चैटर्जी हों या अब राजीव बनर्जी, ये सब अपने अपने इलाके में टीएमसी का चेहरा हुआ करते थे। इनके पार्टी छोड़ने को टीएमसी के नेता चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के लोगों को यही समझ में आ रहा है कि टीएमसी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी में भगदड़ मची। ममता बनर्जी से नाराज टीएमसी के नेता एक साथ पार्टी छोड़ने के बजाय एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के समर्थकों को अपने पक्ष में माहौल बनाने का मौका भी खूब मिल रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव का ऐलान होने तक ये दौर जारी रह सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से चल रहा किसान संगठनों का प्रदर्शन आम लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जिन्हें रोजाना अपने काम से आना जाना होता है, और ये मुसीबत सभी बॉर्डरों पर एक जैसी है। सिंघू बॉर्डर से तो जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम दिखा। लोगों ने बताया कि उनके लिए अब ये आम बात हो गई और किसानों की वजह से वो रोजाना ही सड़कों पर जाम का सामना करते हैं। लोग जो हैं काफी परेशान हैं। पुलिस हालांकि यहाँ पे लगातार कोशिश कर रही कि गाड़ियों को यहाँ से निकलवाया जाए, ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बनी हुई है उसे बेहतर किया जाए। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जिन्हें पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। ऑटो वाले ने पीछे छोड़ दिया हमें, वहां से पैदल आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के पास जहां किसान धरने पर बैठे हैं, उससे 4 किलोमीटर दूर ही पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद सभी सीमाओं पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। इसके साथ ही कई रास्ते एहतियातन बंद कर दिए गए, जिससे आम लोगों का सफर मुश्किल भरा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां भी किसानों का प्रदर्शन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। इनके वजह से डेली 2-2 घंटे लेट आते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी 18 घंटे पड़ती है इन लोगों की वजह से। किसान 2 महीने से अलग अलग सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं। यही वजह है कि लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। 100 बात की एक बात यह कि शक्ति प्रदर्शन का नतीजा सबके लिए विनाशकारी ही साबित होता है, और शक्ति प्रदर्शन के साथ अगर जिद भी जुड़ जाए तो विनाश निश्चित है। 2 महीने से ज्यादा हो गए और दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसान नेताओं को दिख नहीं रहा कि उनकी जिद हम सबके जी का जंजाल बन चुकी है। बस एक ही तसल्ली थी कि आंदोलन शांति से चल रहा है। यह भ्रम भी तथाकथित किसानों के झुंड ने 26 जनवरी को खत्म कर दी। लोगों का आर्थिक नुकसान तो पहले दिन से ही हो रहा था, अब जान का डर भी सता रहा है। धरना दे रहे किसान कुछ भी कर सकते हैं, ये आशंका पुलिस को भी है और दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को भी। किसी भी शहर या देश के लिए ये सबसे खतरनाक हालात होते हैं, क्योंकि आशंकाएं डर में बदलती हैं, डर गुस्से में, और गुस्से की आग सब कुछ जला देती है। किसान आंदोलन की वजह से रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले दिहाड़ी मजदूर सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि किसान संगठनों की लड़ाई सरकार से है तो उसकी सजा हम क्यों भुगतें? जवाब किसान नेताओं को ही देना होगा, क्योंकि ये संकट उन्होंने पैदा किया। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश के आर्थिक हालात का लेखा जोखा यानी इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया, जिसमें अप्रैल में खत्म होने वाले कारोबारी साल में जीडीपी के 7.7% कम होने का दावा किया गया।
जबकि इकोनॉमिक सर्वे में अगले कारोबारी साल 2022 के लिए जीडीपी 11% की दर से बढ़ने का अनुमान रखा गया। यानी अगले साल देश की अर्थव्यवस्था में अच्छे सुधार की उम्मीद जताएगी। इतना ही नहीं, आर्थिक सर्वे में बताया गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम होने की वजह से देश का करंट अकाउंट सरप्लस इस वित्त वर्ष में जीडीपी का 2% रहने का अनुमान है। ऐसा 17 साल बाद पहली बार होगा जब करंट अकाउंट सरप्लस में रहने का अनुमान है। इसके अलावा आर्थिक सर्वे में कहा गया कि कोरोना महामारी का सबसे बुरा असर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन पर पड़ा, जबकि नए सुधारों की वजह से कृषि क्षेत्र से सरकार को सबसे ज्यादा उम्मीदें। दिल्ली के चांदनी चौक में भी सैकड़ों लोगों ने 26 जनवरी को हुए तिरंगे के अपमान के खिलाफ एक मार्च निकाला। उन्होंने लाल किले में उपद्रव और राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा का विरोध किया और अपनी नाराजगी जताने के लिए एक विशाल तिरंगे के साथ सड़कों पर उतर आए। वो सभी तिरंगे को थामकर सड़कों पर रैली करते दिखे और बीच बीच में वंदे मातरम के नारे भी लगाते रहे। ये मार्च चांदनी चौक के कई इलाकों से होकर गुजरा, जिसके साथ पुलिस का एक काफिला भी नजर आया। हालांकि इसकी वजह से लोगों को जगह जगह जैम से भी जूझना पड़ा। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान दीपक कुमार के अंतिम दर्शन के लिए हरियाणा के रेवाड़ी में भीड़ उमड़ पड़ी। 2 दिन पहले कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के बम धमाके में वो शहीद हो गए, जिसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो वहां मातम पसर गया। शहीद जवान की पत्नी उनकी मौत की खबर से ही बेसुध थी। अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर तो वो बिल्कुल टूट ही गई। वो उससे लिपटकर रोने लगी। शहीद का 10 साल का बेटा भी पिता को आखिरी बार देखकर बिलख पड़ा। शहीद दीपक कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, पीछे पीछे लोगों का हुजूम भी निकल पड़ा। गली में पैर रखने तक की भी जगह नजर नहीं आई। जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। भीड़ की तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे पूरा गांव ही उनकी शहादत को सलाम करने पहुंच गया। इसके बाद सेना ने भी दीपक कुमार को उनकी बहादुरी के लिए सलामी दी। दीपक कुमार की शहादत के सम्मान में हरियाणा सरकार ने उनके परिवार को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। लंबे इंतजार के बाद मुंबई में अगले महीने से सभी लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि 1 फरवरी से मुंबई की लोकल ट्रेनों में आम लोग भी कुछ पाबंदियों के साथ यात्रा कर सकेंगे। हालांकि पहले की तरह दिन के किसी भी वक्त आम लोगों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत नहीं मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि दिन की पहली ट्रेन से सुबह 7 बजे तक आम लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। उसके बाद दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक आम लोग लोकल ट्रेनों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और फिर रात 9 बजे से आखिरी के ट्रेन पर पटरियों पर दौड़ने तक वो लोकल ट्रेनों में सफर की सुविधा का लुत्फ उठा सकेंगे। बाकी वक्त लोकल ट्रेनें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ही चलाई जाएंगी। सफर के दौरान लोगों को कोरोना के नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहलाने देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तरफा प्यार में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया गया कि हमलावर ने उस शादीशुदा महिला को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो आरोपी ने उसके गले में कैंची घूम दी, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो महिला जान बचाने के लिए भागती नजर आई। उस वक्त उसके गले से खून बह रहा था। वो लहूलुहान महिला एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसकी 5 साल की बेटी भागकर उसके पास पहुंची और मदद की गुहार लगाने लगी। इस बीच वो आरोपी भी वहां पहुंचा और महिला के सामने से ही स्कूटर लेकर फरार हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास मौजूद लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी महिला की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। देखते ही देखते वो महिला बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में अपराध की घटनाओं में भारी कमी दर्ज की गई। न्यूज़ 18 की श्रेया दुबे की रिपोर्ट है कि 2019 के मुकाबले 2020 में मुंबई में अपराध की घटनाओं में 47% की कमी आई। इस दौरान हत्या, चोरी और लूट समेत सभी अपराध कम हुए और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट लॉकडाउन के शुरुआती महीनों यानी 2019 के अप्रैल और मई महीने में दर्ज की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन के दौरान लोगों का घर पर मौजूद रहना। हालांकि लॉकडाउन तोड़ने का अपराध मुंबई के लोगों ने खूब किया और कुल 51,000 अपराध की घटनाओं में लॉकडाउन तोड़ने के 29,000 मामले सामने आए। ये आंकड़े मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस हादसे में वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये आग कैसे लगी इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने लोगों को दहशत से भर दिया। हादसे के बाद पूरी फैक्ट्री लपटों में घिरी नजर आई। वहां बड़े पैमाने पर कागज भरा था जो आग से धधक रहा था। फैक्ट्री के चारों तरफ से धुएं का गुबार भी उठता दिखा।
आग बड़ी थी और इसीलिए उसे बुझाने के लिए दमकल की लगभग 10 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सामने आई तस्वीर में एक दमकल कर्मी हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए पानी की बौछार करता दिखा। बिहार के नालंदा जिले की बिहार शरीफ कोर्ट ने रेप के एक केस में दोषी को महज 9 दिन में ही सजा सुना दी। न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार की रिपोर्ट है कि बिहार शरीफ कोर्ट ने दोषी को जल्द सजा दिलाने के लिए रोजाना इस मामले की सुनवाई की और केवल 9 दिन में ही सजा का ऐलान कर दिया। राज्य में रेप के दोषी को इतनी जल्दी सजा मिलने का यह पहला मामला है। वहीं पूरे देश में यह दूसरा सबसे तेजी से सुनाया गया फैसला। रेप का यह मामला पिछले साल जुलाई का है, जब 6 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई थी।